बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास सोशल से 4th चैप्टर जिसका नाम है समंदर और माहीगिरी, या फिर इसे कहेंगे बहर आज़म और माहीगिरी। तो चलें शुरू करते हैं। ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा समंदर या बहर आज़म से घिरा हुआ है। कितना? 71% ज़मीन का जो हिस्सा है वो किससे घिरा हुआ है? समंदर या फिर बहर आज़म यानी कि पानी से घिरा हुआ है। ज़मीन पर नमकीन पानी का फैलाव ही समंदर कहलाता है, यानी ज़मीन पर जो नमकीन पानी मौजूद है उसे हम कहेंगे समंदर। जो वसी समंदरी इलाके होते हैं उन्हें हम कहेंगे बहर आज़म। क्या कहेंगे? बहर आज़म। जो वसी समंदरी इलाके हैं, जो बहुत बड़े समंदरी इलाके हैं, उसे हम कहेंगे बहर आज़म। बहर आज़म वो आबी खित्ते हैं जो बर आज़मों से मुनक़सिम होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, समंदर की हुय्यत। जैसे कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था, जो ज़मीन है उसके क़द-ओ-ख़ाल किस तरह से होते हैं। ज़मीन में पहाड़ पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, सतह मुर्तफ़ा पाई जाती हैं, शदीद ढलान और उतार चढ़ाव पाया जाता है। तो समंदर की हुय्यत किस तरह से होती है वो हम अब देखेंगे। जो समंदरों की तह है वो भी सेम ज़मीन की तह की तरह ही होती है। इसमें भी पहाड़, ऊंचे टीले, मैदान और फिर खाइयाँ भी पाई जाती हैं। बहर आज़म का जो बड़ा हिस्सा है सतह समंदर से 3 या फिर 6 किलोमीटर गहरा होता है। बहर आज़म का पानी कभी भी साकित नहीं होता, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत होती रहती हैं। हमने वीडियोस वगैरह में भी देखा है, जो बहर आज़म का पानी है वो कभी भी साकित नहीं होता। इसमें क्या होती हैं? मौजें, हरकत होती रहती हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा? जिस तरह से ज़मीन है उसी तरह से जो समंदर है उसके अंदर भी पहाड़, मैदान, खाइयाँ वगैरह पाई जाती हैं। यानी कि समंदर के अंदर सिर्फ एक लेवल की ज़मीन नहीं होती, बल्कि जिस तरह से ज़मीन पर मुख्तलिफ़ क़द-ओ-ख़ाल हैं, इसी तरह से समंदर के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के क़द-ओ-ख़ाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? जो बहर आज़म का पानी है ये कभी भी साकित नहीं रहता। तो जो बहर आज़म का पानी है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत होते हैं, ये हमने देखा ना। तो वो हरकत 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट है मौजें, सेकंड है लहरें, थर्ड है मद्दो-जज़र। तो फर्स्ट हम देखेंगे मौजें। मौजें किसे कहेंगे? जब पानी समंदर की सतह से ऊपर उठता और फिर गिरता है तो उसे हम कहेंगे मौज। ये मौज उस वक्त बनती है जब हवा सतह समंदर को छूती हुई गुजरती है। हवा जितनी तेज़ होगी वो मौज उतनी ही बड़ी होगी। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जब पानी, जो सतह समंदर का जो पानी है ऊपर उठता है और फिर गिरता है तो उसे हम कहेंगे मौज। और ये मौज किस वक्त बनती है? जब जो हवा गुज़रती है तो वो हवा समंदर को छूते हुए गुज़रती है, उस वक्त ये मौजें बनती है। अब हवा जितनी तेज़ होगी ये मौज भी उतनी ही बड़ी होगी। नेक्स्ट है लहरें। लहरें किसे कहेंगे? समंदर में पानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक बड़े धारे की शक्ल में बहता है। वो धारे एक ख़ास सिमत में समंदर की सतह पर बहते रहते हैं। उन धारों को हम कहेंगे लहरें। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जो समंदर है उसके ऊपर पानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक धारों की शक्ल में बहता रहता है, और वो धारें जो है एक ख़ास सिमत में सफ़र करती हैं। तो उसके ऊपर जब वो बहती है समंदर की सतह के ऊपर, तो उन्हीं धारों को हम कहेंगे लहरें। और जो ये समंदरी लहरें हैं 2 किस्म की होती हैं, फर्स्ट गर्म और सेकंड सर्द। 2 किस्म की लहरें समंदर में पाई जाती हैं। थर्ड है मद्दो-जज़र। मद्दो-जज़र किसे कहेंगे? समंदर में पानी एक ख़ास लय, यानी कि लय मीन्स तरतीब में ऊपर उठता और गिरता है, उस अमल को कहेंगे मद्दो-जज़र। जो मौजें थी वो भी ऊपर उठती और नीचे गिरती थी, लेकिन मौजें किस वक्त बनती थी? जब हवा उसको छूकर गुजरती थी। लेकिन यहाँ पर मद्दो-जज़र में हवा नहीं बल्कि पानी एक ख़ास तरतीब से ऊपर उठता और गिरता है, तो उसे हम कहेंगे मद्दो-जज़र। तमाम जो साहिली मैदान हैं चंद घंटे ऊंची और चंद घंटे पस्त मद्दो-जज़र के तजुर्बे से गुजरते हैं, और जो ये मद्दो-जज़र है माहीगिरी में बहुत ही मुआविन होते हैं। और जो ये मद्दो-जज़र है साहिल के चंद मुकामात पर अपने साथ दरियाओं के ज़रिए लाई गई मिट्टी को बहा ले जाते हैं और रेत को तहनशीन होने से वहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट, हमारी टेक्स्ट बुक में आंध्र प्रदेश के एक गांव की डिटेल दी गई है। उसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, बस इतना याद रखिए कि जो भावनापाड़ू गाँव है ये आंध्र प्रदेश में वाक़ है। नेक्स्ट, करेटेपा। करेटेपा किसे कहेंगे?
लकड़ी से बनी जो नाव होती है उसे कहेंगे करे टेपा। लकड़ी से बनी देसी साख्ता नाव जो समंदर में 5 किलोमीटर दूर तक जाती है उसे हम क्या कहेंगे? करे टेपा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मछेरों की बीवियां होती हैं उन्हें कहा जाता है बेरा कथेलू। बेरा कथेलू। नेक्स्ट, हर मछेरे के पास एक ख़ास बक्सा होता है। उस बॉक्स में जाल के मरम्मत के औजार जैसे कांटा, उसे कहेंगे नोलू करलू, और धागा नोकू कुंडा, और एक चपटी लकड़ी होती है। और वो क्या करती है, जो जाल है उसका साइज़ और उसमें पाए जाने वाले जो हल्के होते हैं उसका तयन करती है। आजकल नए किस्म के जाल इस्तेमाल हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे रिंग्स नेट। नेक्स्ट, जो भावना पाड़ू है, यहाँ पर जो मछेरे पाए जाते हैं वो अक्सर गंगम्मा या फिर गौरी और शिवा की पूजा करते हैं। और गुड़ी पूर्णिमा जो है इनकी अहम ईद होती है। उस ईद के मौके पर वो गांव के जो भी मुश्तरका फलाही फ़ंड है उसका यूज़ करते हैं और बहुत बड़ा त्यौहार मनाते हैं। और यहाँ पर जो बाशिंदे पाए जाते हैं अपने जिस्म पर टैटूज़ भी बनाते हैं, और साथ ही साथ खुला स्टेज बनाकर वहाँ पर बहुत सारे ड्रामास करते हैं। और जो बर्रा कथा, हरी कथा हमने 6th क्लास में पढ़ा, वो पढ़ते हुए डांस वगैरह करते हैं। और ये जो भी तमाम काम है इसका इनेकाद एक मखसूस फ़िरक़े के सरकर्दा अफराद की निगरानी में ही होता है, तो उसे कहेंगे पिल्लास। क्या कहेंगे? पिल्लास कहा जाता है। क्लियर? तो ये था समंदर और माहीगिरी 7th क्लास सोशल का 4th चैप्टर।